केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 7वीं बार बजट पेश करेंगी। सरकार का ये 11वां बजट होने वाला है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता को उम्मीदें हैं। इसको लेकर हम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी, जो इकोनॉमिस्ट हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे एक ही सवाल है, फ्री हो जिससे मत मिल सके। तो आईटीआर स्लैब में बढ़ोतरी की पहली और बड़ी उम्मीद है जो आम जनता के द्वारा है। मुझे लगता है कि जो आईटीआर ओल्ड और न्यू रिजीम के हिसाब से अभी फिलहाल लगभग 2.5 और 3 लाख रुपए की छूट मिल रही है, उसे जनता उम्मीद कर रही है कि लगभग 5 लाख रुपए तक उसे बढ़ा दिया जाए। ये मुझे लगता है सबसे ऑब्वियस मांग है, लगातार मांग है और लगातार ऐसा सोचना है कि जनता को मिल सके। तो ये मेरी पहली कहना है कि जो जनता की पहली उम्मीद और जिसमें काफी वो करेंगे। इसके अलावा जो आमतौर पर अभी अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो कैपिटल गेन टैक्स में भी काफी लंबे समय से मांग की जा रही है कि उसके स्लैब को भी बढ़ोतरी की जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पिछले 2-1 बार से काफी उम्मीद थी कि कुछ स्लैब बढ़ाए जाएंगे, वो भी नहीं बढ़े। तो वो दूसरी चीज है। तीसरा ये है कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो भी जनता की काफी उम्मीद है। और एजुकेशन लोन और आसान किया जाना चाहिए, जिससे छात्र एजुकेशन बढ़िया इंस्टीट्यूट से एजुकेशन प्राप्त कर सके और इवन बाहर जाके भी एजुकेशन प्राप्त कर सके। सरकार के बहुत सारे दावे के बाद भी अभी भी एजुकेशन जो लोन है उनमें बहुत सारे अड़ंगे लगते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, तो उन्हें भी कम किया जाना जरूरी है। ये मुझे लगता है बेसिकली कुछ जो मांग है। कौशल डेवलपमेंट है जिसको उम्मीद है कि होना ही चाहिए। फिर इसके बाद एक और जो उम्मीद कर रही है, विशेष तौर पर नौकरी पेशा हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बेसिक इनकम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अभी बेसिक इनकम लगभग 15,000 रुपए के आसपास है, जिसे 25,000 रुपए की जाने की उम्मीद जनता कर रही है, विशेष तौर पर जो नौकरी पेशा हैं उनके द्वारा इसमें की जा रही है। तो रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सेक्टर में भी सुधार की काफी उम्मीदें की जा रही हैं कि उनमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हैं, जिन्हें पिछले कई बार से दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिर जो मुझे लगता है एक और बड़ी लोगों की उम्मीद है, विशेष तौर पर जो बिजनेस सेक्टर की उम्मीद है, वो ये है कि उनके जो न्यू जो फैक्ट्री वगैरह इंस्टॉलेशन होता है फार्मा में विशेष तौर पर, उसमें कुछ नए इंसेंटिव की जरूरत है, कुछ और इंसेंटिव होना चाहिए जिससे उनको बेहतर रिटर्न मिल सके। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो मुझे लगता है पहली नजर में लोगों की उम्मीद है। सबसे ज्यादा तो इसमें जैसा मैंने कहा कि आईटीआर में जो स्लैब है वो 3 से 5 यानी 2.5, पुराने रिजिम में 2.5 से और नए रिजिम में 3 से 5 किया जाना, ये सबसे बड़ी उम्मीद है जो इस बजट से लोगों ने लगा के। जी अभिषेक जी, जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट से पहले उद्योगपतियों से मुलाकात की, बिजनेसमैन से बातचीत की गई और कहा जा रहा है कि इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं, तो इससे एमएसएमई और लघु उद्योगियों की अगर बात करें तो उनकी काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो उन्हें कितनी राहत मिल सकती है, उन्हें कितना लाभ होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो नौकरियां हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। तो वो आज से नहीं, कई लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनको बहुत सारी छूट दी जाना चाहिए, उनको बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाना चाहिए, उनके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की जाना चाहिए, जो कि शायद अभी तक जो वो उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, पिछले आप अगर 1-2 साल में देखें या पिछले कुछ सालों में भी देखें, तो लगातार नौकरियों की हमारे यहाँ जो डिमांड की जा रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करने में एमएसएमई सेक्टर सक्षम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को निश्चित तौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो भारी मात्राओं में नौकरी पैदा करने में सक्षम है, तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे लगता है इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ थोड़ा सा स्टार्टअप सेक्टर भी हमारा है,
स्टार्टअप सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। शुरुआत से बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन पिछले जब कोविड का समय आया उस समय थोड़ा सा हमारा जो स्टार्टअप सेक्टर है वो डगमगाया, हालांकि अब पुनः स्पीड प्राप्त कर रहा है। तो एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये नौकरी जनरेट करने में सक्षम है, बल्कि देश की जो बहुत बड़ी बेरोजगार आबादी है उसको भी अपने अंदर ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है उस सेक्टर के लिए तो विशेष छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट के लिए छूट, अलग तरह की नीतियां, और इवन उन सेक्टरों को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो विशेष क्षेत्र डेवलपमेंट हैं वो भी किए जाना आवश्यक है, जो कि बहुत जरूरी है। जी अभिषेक जी, जिस तरह से अभी आपने भी बेरोजगारी की बात करी है, जिस तरह रोजगार पर कहा जाता है कि सरकार का पूरा जोर है, लेकिन हाल ही में कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई थी जहां मुंबई में एयरपोर्ट पर एक भर्ती चल रही थी, वॉक इन इंटरव्यू था जहां 2200 पदों के लिए 50,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें बेरोजगारी की जो हमें दिखाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि युवाओं को किस तरह से रोजगारी की ओर लाभ मिलेगा, किस तरह से इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है? देखिए, पहली चीज कोमल, हमें ये समझना जरूरी है कि सरकार प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बेरोजगार युवा के लिए नौकरी नहीं दे सकती। उनके पास सीमित क्षमता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो रोजगार देने की व्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है, लेकिन दोनों मिलकर भी हर बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं दे सकते। तो अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि जैसा अभी हमने इससे पहले बात करी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, इस तरीके से बढ़ावा देना जैसे जो बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं, सरकार को उन सेक्टरों को, उन क्षेत्रों को हाईलाइट करना पड़ेगा जहां बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा निकल रहे हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार हमारे एक ऐसे 2 राज्य हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं और उनकी डिपेंडेंस है नौकरियों के लिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंस है। तो हमें इन सेक्टर के लिए कुछ विशेष तरह के प्रयास करने की, सरकार को विशेष तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है, नंबर। दूसरा, जैसा मैंने कहा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टार्टअप को हमें बढ़ावा देना ही पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति के लिए नौकरी संभव ही नहीं है सरकार दे पाए। प्राइवेट सेक्टर और सरकार मिलकर एक लिमिटेड मात्रा में ही नौकरी दे सकते हैं। तो फिर हमें ऐसे नए सेक्टर खोजना पड़ेंगे जो भारी मात्रा में नौकरी देने में सक्षम हो, उस क्षेत्र विशेष में नौकरी दे पाए। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे चाइना क्या करता है कि वहां पे वो क्या करते हैं कि जिले स्तर पे ऐसे स्किल के क्षेत्र छांटते हैं जो उस एरिया में नए रोजगार के अवसर पैदा कर पाते हैं। तो वो किसी जिले विशेष में पहले तो देखते हैं कि कौन सा रोजगार स्थापित हो सकता है, वो स्थापित करते हैं। फिर उसी जिले में युवाओं को उस रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं, फिर उस से संबंधित जो इंडस्ट्री है उनको लगाते हैं। तो इस तरह से वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जिससे उस जिले में, उस क्षेत्र के लोगों को वहीं पे नौकरी मिलने लगे, वहीं पे उनको स्किल डेवलपमेंट मिलने लगे। और इससे क्या होगा कि छात्रों की जो बहुत बड़ी मात्रा में जो बेरोजगारी की समस्या है वो थोड़ी सी कम हो। और यहाँ पे मुझे एक और भी कहना है कि हमें जो हमारे सिलेबस हैं, स्कूल के सिलेबस हैं, कॉलेज के सिलेबस हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा उद्यमिता से संबंधित क्षेत्रों को, सिलेबस को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो हमारे युवाओं का भी माइंड सेट है कि नौकरी करना है, पढ़ना है, नौकरी करना है, पढ़ना है, नौकरी करना, हमें उससे आगे बढ़ के सोचने के लिए उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि वो आगे बढ़े, वो अपना स्वरोजगार स्थापित करें, स्किल डेवलपमेंट करें, जिससे उनको नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर काफी गैप है जिन पे कई सालों से बात चल रही है। कुछ जैसे कौशल विकास की संबंधित योजनाएं, लेकिन हमें उनको और बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी हम शायद उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि जहां डिमांड और आपूर्ति में हम कमी कर पाए। तो अभी गैप है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के द्वारा बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। विशेष तौर पे मैं बात करूं तो शिक्षा क्षेत्र में हमारे यहाँ अभी बहुत सारी कमी रह गई। हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। इंडस्ट्री सिलेबस और जो एकेडमिक के बीच में गैप है, हमें उसे फुलफिल करना जरूरी। जो सिलेबस बनाए जा रहे हैं उन्हें और ज्यादा एकेडमिक जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके साथ मिलकर बनाया जाना जरूरी, जिससे वो स्किल प्रॉपर डेवलपमेंट उनका कर पाए। तो देखिए, अगर हम मूल रूप से बात करें तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है भारत जैसे देश में, जहां हर साल लाखों युवा निकलते हैं, करोड़ों युवा निकल रहे हैं पढ़ के। तो उनके लिए हमें सेकंड और थर्ड
प्लान बी लाना पड़ेगा, यानी प्लान बी और प्लान सी पे भी बात करना पड़ेगी। अकेली हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर सकते उनसे, उनके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट, उद्यमता, स्वरोजगार, एमएसएमई सेक्टर, उनके क्षेत्र विशेष में रोजगार, उनके एरिया विशेष के रोजगारों को छांट के उसके हिसाब से काम करना, इन सब पे लॉन्ग टर्म में प्लान करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म से इससे फायदा नहीं होगा, ये मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना। जी अभिषेक जी, बात करते हैं आर्थिक विकास की, जीडीपी को लेकर बात करते हैं। तो कहा जा रहा है लगातार तीसरी बार है जब जीडीपी में 7% की वृद्धि की बात कही जा रही है। तो जीडीपी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आर्थिक विकास सबसे अहम मुद्दा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो भी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ना देश का, ये हमारा आत्मनिर्भरता की बात कही जाती है मोदी सरकार की। तो ये कहीं ना कहीं वाकई काफी बड़ा बदलाव है, या फिर इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो जीडीपी, जब हमारे यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण फरवरी में प्रस्तुत किया गया था तो लगभग जीडीपी का अनुमान था कि 10% के आसपास हम ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन अब फिलहाल ये माना जा रहा है कि हम 6.5% के आसपास ही ग्रोथ कर पाएंगे। ये तो हुआ पहला पार्ट। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से, विभिन्न बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से, तो विश्व में इस समय भारत एक ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और बहुत स्टेबल है। पिछले, अगर हम कोविड के एरा के बाद की बात करें तो बहुत स्टेब्लिश ग्रोथ हो रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो उतने स्वरोजगार पैदा नहीं कर रही, वो रोजगार पैदा नहीं कर रही। तो जो ग्रोथ है वहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये किन सेक्टर की ग्रोथ है जिनमें रोजगार पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो सेक्टर हमें पॉइंट आउट करना पड़ेंगे जो रोजगार देने में उतने सक्षम नहीं। तो हमारी ग्रोथ हो रही है लेकिन वो विदाउट जॉब है, तो हमें जॉब सहित ग्रोथ चाहिए, ना कि विदाउट जॉब सहित ग्रोथ। तो इस सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, हम बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया चल रही है अगले 2-3 साल के। अगर हम विश्व बैंक के अनुमान देखें, अगर हम बहुत सारी क्रेडिट रेटेड एजेंसियों के अनुमान देखें, तो भारत की जो ग्रोथ है वो अगले 2-3 साल तक लगभग 6.5 से 7 के आसपास बने रहने का अनुमान है, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि हम इसका कंपेरिजन अगर हम विश्व के डेवलप कंट्री से करें तो वहां पे तो ग्रोथ रेट 1%, 1.5% चल रही है और कई जगह तो अब माइनस में चलने लगी। तो ये एक चीज है जिसपे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो विदाउट जॉब हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सेक्टर्स को पॉइंट आउट भी करना की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल हम अगर बात करें तो भारत सही मायनों में अब कोविड, पोस्ट कोविड दौर में आ चुका है, जहां कोविड के जो लक्षण थे जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी मौजूद हैं वो हमारे यहाँ खत्म। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इस पर अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है जो सरकार को प्रमुख प्राथमिकताओं में होना चाहिए। जी जी अभिषेक जी, जब भी हम अभी जिस तरह एशियन न्यूज़ लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं इस बजट से, उन्हें कितनी राहत मिलेगी। तो इसको लेकर हमने देखा कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बार बार सामने निकल कर आ रहा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई पुरुष हो, हर किसी की सबसे पहली समस्या महंगाई को लेकर है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बजट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी, या फिर लोगों को कितनी उम्मीद होनी चाहिए? इसको आप लोगों तक कैसे समझाएंगे, उन्हें आसान भाषा में कैसे समझा सकते हैं? जी देखिए, मैं बात करता हूँ, होता क्या है कि महंगाई किन चीजों का इम्पैक्ट ओवरऑल जनता पे पड़ता है, पहले वो देखें। तो आमतौर पर जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, और जो सब्जी हैं, दैनिक यूज की चीजें हैं, इनकी महंगाई अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आम आदमी पे, और उसको लगता है कि बहुत तेज गति से महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, मैं आपको 2 चीज समझाता हूँ। देखिए, भारत में अगर हम पिछले कोविड का टाइम अगर हम वो 2 साल छोड़ दें तो भारत में जो महंगाई है वो लगभग 4 से 5% और कोविड दौर में 6-6.5% रही। यानी महंगाई हमारे यहाँ ओवरऑल कंट्रोल में है। अगर हम और देशों से, अगर हम अपने पड़ोसी देशों से कंपेयर करें, अगर हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन देशों से अगर हम कंपेयर करें तो भारत की उन देशों में तो महंगाई 30% तक पहुंच गई। भारत का 4 से 6% तक बहुत ज्यादा स्थिर है महंगाई। तो ये तो है पहला पार्ट।
लेकिन महंगाई लगती क्यों है, हमें ज्यादा क्यों लग रही है, क्यों सता रही है, उसकी वजह ये है कि जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, पेट्रोल डीजल हैं, इनके दामों में कमी की जाना चाहिए, और जो कि की जा सकती है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, हमने बीच में रशिया से बहुत सस्ता पेट्रोल खरीदा, जबकि रशिया पर प्रतिबंध लगे हुए, हमने बहुत सस्ता पेट्रोल खरीदा, लेकिन वो पेट्रोल हमने उसमें कमी नहीं करी जनता की, जबकि वो की जाना चाहिए था, बहुत सस्ते में खरीदा था। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि हमको उन पर्टिकुलर सब्जियों के और खाद्यान्न के दामों में हर हालत में स्ट्रिक्ट तरीके से नियंत्रण रखना पड़ेगा, उसकी कालाबाजारी रोकना पड़ेगी, जो आम जनता से, गरीब लोगों से सीधे जुड़े। तो जैसा सबकी मांग है, पेट्रोल डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सब्जियां और खाद्यान्न, ये जो हमारी बेसिक मूल चीजें हैं, इनके दामों में नियंत्रण रखना, इनके लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना कि कालाबाजारी ना हो पाए, लोग इनको महंगे दाम में ना रोक पाए, इन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ये एक आवश्यक बिंदु है, जो कि जनता की, आम जनता की उम्मीद है, जो होना चाहिए। तो वो, जैसा मैंने आपको दोनों ही सिनारियो बताया कि एक तरफ का सिनारियो है कि हम नियंत्रण करें, भारत में महंगाई नियंत्रित है, लेकिन चूंकि इन इन वस्तुओं में थोड़ी भी महंगाई 1 से 2% भी बढ़ती है तो हमें बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि आम आदमी सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि क्यों ज्यादा लगती है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या, भारत में जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो काफी ज्यादा, तो गरीब के इस्तेमाल की, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों में थोड़ी भी बढ़ोतरी उन्हें बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि उनकी सैलरी उस कंपेरिजन में नहीं बढ़ रही। और वहीं दूसरी जगह अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं तो वो महंगाई कंट्रोल में लगती है। तो ये एक बेसिक चीज है जहां सरकार को पहली प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल पे हमें वैट कम करना करके हमें जनता को कम रेट में उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होना चाहिए। तीसरी चीज, सब्जियों के और खाद्यान्न के दामों को नियंत्रित रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी जी अभिषेक जी, ये भी अभी हमने देखा है कि बजट से पहले शेयर बाजार में काफी तेजी देखी जा रही है, और इसके अलावा ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि सेंसेक्स और निफ्टी में बदलाव हो सकते हैं, बदलाव के साथ खुलेंगे बजट के साथ, तो इसे कैसे समझाएंगे जी? देखिए, बहुत सिंपल है। होता क्या है, कल आया था आर्थिक सर्वेक्षण हमारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण काफी कुछ जो हुआ है पिछले, अगर हम 1 साल की बात करें तो उसमें किस तरह से हमारे वित्तीय क्षेत्र ने काम किया है, उसकी एक झलक देता है। तो वो झलक मूल रूप से बजट के साथ अलाइन होती है। तो ये देख के जो शेयर बाजार है, क्योंकि उसमें काफी पॉजिटिव चीजें होती हैं, तो शेयर बाजार निश्चित तौर पे उसे पॉजिटिव तरीके से लेता है। और ये लेता है कि चूंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो अच्छी स्थिति में, अच्छी तरह से रखा गया है, पॉजिटिव तरीके से दर्शाया गया है, तो उसका बेनिफिट बजट में भी मिलेगा। तो इन चीजों को देख के शेयर बाजार है वो बढ़ता है। लोगों को लगता है कि बजट भी अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, देश के विकास के हिसाब से, जनता की डिमांड के हिसाब से आएगा। तो ये शेयर बाजार इसलिए आगे तेज गति से बढ़ रहा है। मूल रूप से आर्थिक सर्वेक्षण से इसका सीधा संबंध। हाँ, अब आज बजट में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कितनी तरह से इसको स्वीकार किया गया है, कितनी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, और इन चीजों के हिसाब से कितने जनता के हिसाब से पॉजिटिव चेंज किए गए हैं, उसके हिसाब से आजकल जो बाजार अब होगा वो अलग ढंग से हो सकता है। लेकिन अभी जो बाजार है, कल तक का जो बाजार है, वो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। जी अभिषेक जी, ग्रीन बजट पर इस बार जोर देने की बात कही जा रही है, तो ये ग्रीन बजट क्या हाँ, है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। पहले तो हम एक बेहतर तरीके से सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। होता क्या है, जनता की डिमांड है कि आप बजट में हमारे अनुकूल जिस तरह के परिवर्तन वो चाह रही है वो मैक्सिमम कर दें। तो एक तो ये क्षेत्र होता है कि मैक्सिमम उस क्षेत्र में डेवलपमेंट किए जाएं जो जनता की सीधी सीधी डिमांड है। एक दूसरी चीज ये है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो इंडस्ट्री की डिमांड है, एमएसएमई सेक्टर की डिमांड है, वो किस तरह से डेवलप की जाए, वो किस तरह से उसमें बढ़ोतरी की जाए, वो डिमांड। तो अधिकांश क्षेत्रों की, अधिकांश सेक्टर की जिस तरह से जो डिमांड है उसे पूरा करने के जो प्रयास किए जाते हैं, फिर उन बजट में उन व्यवस्थाओं को किया जाता है जो सारे लोगों की डिमांड के हिसाब से मैक्सिमम को फुलफिल कर सकें।
तो इसे कहा जाता है। जी अभिषेक जी, जिस तरह से सबकी नज़रें इस वक्त बजट पर है, क्योंकि मिडिल क्लास तो बेसब्री से इस बजट का इंतजार कर रहा है, कितनी जेब ढीली होगी, कितनी जेब टाइट होगी, ये तो खैर बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। तो आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि अब इंफ्रा से लेकर रेलवे सेक्टर तक भी विकास की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि काफ़ी खास ऐलान किए जा सकते हैं, काफ़ी खास योजनाएं इस बार ऐलान हो सकती है, उनकी घोषणाएं हो सकती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं अगर अब रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में बहुत तेज गति से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो अभी तक नहीं हुई। जैसे कवच, जो हमारे ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, वो डिरेल होती हैं, उनसे जुड़ी जो सुरक्षा वाली प्रणाली है, एक तो कवच प्रणाली है, बहुत अभी लिमिटेड क्षेत्र में लागू की गई है, उसे बहुत ज्यादा और नए सेक्टर में लागू किए जाने की उम्मीद है इस बजट में। पहली बात। दूसरी बात, अभी भी जो सरकार ने क्या है कि बहुत सारी नई ट्रेनें तो चलाई हैं, लेकिन वो उनकी सीट ऑक्यूपेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां भी प्रॉब्लम। तीसरा, जो सरकार का खर्च है प्रति सीट वो भी ज्यादा है, तो वहां भी सरकार चेंज कर रही है, कुछ नए डेवलपमेंट कर रही है। जैसे मैं कल पढ़ रहा था, सरकार अब कोशिश कर रही है कि सीटों के हिसाब से उस जगह, जैसे जो सीनियर सिटीजन है, अब उनको एक सर्टन एज लिमिट पे ही छूट मिलेगी, और बाकी लोग जिनको अलग अलग तरह से छूट मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, वो अब वो कम करें। तो एक तो ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज वो ये कर रहे हैं कि प्रति सीट जो उनका खर्च है, अभी भी सब्सिडी दे रहे हैं। प्रति जो एक पैसेंजर यात्रा करता है उसमें भी रेलवे सब्सिडी देती है, तो वो उसे भी बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ऐसे सेक्टर ढूंढ रहे हैं जिन सेक्टरों में उनको लाभ है, वहां ट्रेनें ज्यादा चलाएं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अभी उन्हें लाभ नहीं हो रहा। विशेष तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर सेक्टर की बात करें या नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की बात करें, वहां रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी वो लाभ में नहीं आ सकता, उससे लाभ नहीं मिल सकता है। तो उन सेक्टर में भी बढ़ाने की कोशिश है, लाभ। तो सरकार के पास प्रॉब्लम ये है कि ऐसे क्षेत्र जिनसे उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, वहां उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। ऐसे क्षेत्र जो प्रॉफिट के हैं लेकिन अभी लाभ नहीं दे रहे हैं, उनके लिए नई योजना बनाना है। और जो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी, वो ये है कि अभी भी हमको रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी से जुड़े हुए मेजर और बनाना, उनमें कमी। तो सरकार को हर हालत में उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो जब उसमें पैसा लगाएंगे तो निश्चित तौर पे अभी जो रेलवे का रेशो है, जो प्रॉफिट की उम्मीद है, वो उतनी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किया जाना जरूरी। प्लस बहुत सारे नए एरिया में रेलवे लाइन डाली जाना है, तो वहां के लिए भी पैसा चाहिए। तो सरकार को अभी पैसे की ज्यादा आवश्यकता है रेलवे के डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे का डेवलपमेंट पिछले 10 साल जी में बढ़ा है, तेज गति से बढ़ा है, लेकिन अभी भी जी उसमें काफी अभिषेक जी, कमी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस आज के इस अहम मुद्दे बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अमित